ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है लोकपाल एवं लोकायुक्त। यह अध्याय 36 है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकपाल के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पर नागरिकों के समस्याओं के समाधान के लिए, नागरिकों के समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए या इनके समस्याओं को सुनने के लिए दो विशेष संस्थाओं लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। तो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति किसके लिए की गई है? तो नागरिकों के समस्याओं के समाधान के लिए। और इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के संसदीय जांच समिति के तर्ज पर की गई है। लोकपाल मंत्री केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर जो सचिव हैं, इनसे संबंधित अगर कोई भ्रष्टाचार शिकायत आता है, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का जो शिकायत आता है, तो इसकी जांच लोकपाल के द्वारा की जाती है। और लोकायुक्त विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। लोकायुक्त एक केंद्र में और प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायपालिका को यानी ज्यूडिशियरी को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है। तो न्यूजीलैंड की तरह एआरसी ने क्या किया? न्यायपालिका को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा। स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है, इसके दायरे में आता है, ध्यान में रखिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन परामर्श किन किन से लिया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से, लोकसभा अध्यक्ष से और राज्यसभा के सभापति से। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के शिकायतों को सुनने और उस पर कार्यवाही करने के लिए यह निमित्त पद है। तो लोकपाल जो है उच्च सरकारी पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं, इनके द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार की जाती है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर कोई शिकायत आता है, तो इन शिकायतों को सुनना और उस भ्रष्टाचारी पर कार्यवाही करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की है। तो लोकपाल और लोकायुक्त वे स्वतंत्रता और निष्पक्षता से अपने प्रदर्शन करेंगे। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं, वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। इनकी जांच और कार्यवाही गोपनीय होगी और इनका चरित्र अनौपचारिक होगा। जहां तक संभव हो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति गैर राजनीतिक होनी चाहिए, यानी लोकपाल और लोकायुक्त का जो संबंध हो वो राजनीतिक से नहीं हो। उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। वे अपने विवेकानुसार क्षेत्रों में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित विषयों की जांच करेंगे। न्यायालय का जो हस्तक्षेप होगा वो लोकायुक्त और लोकपाल के कार्यों में नहीं होगा। अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त को जो है पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो इनमें पूर्ण रूप से शक्ति निहित है कि अगर इनको, जो लोकपाल हैं, इनको अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कोई आवश्यक जानकारी प्राप्त करना जरूरी है तो वो ऐसा कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार के लाभ या आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। और भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में अब तक 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की जो नियुक्ति है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। तो भारत का प्रथम लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष को। ठीक है, और इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया। और इस चयन समिति में जो सदस्य शामिल कि होंगे वो कौन कौन होंगे? जिसमें अगर बात करें तो इस चयन समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा एक प्रख्यात न्यायविद सम्मिलित थे। लोकपाल संस्था में अगर बात करें तो लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति 27 मार्च 2019 को की गई, जिन्हें लोकपाल के द्वारा जो है शपथ दिलाई गई। ठीक है, और अध्यक्ष सहित इन 8 सदस्यों को शपथ किसने दिलवाया? तो लोकपाल। ठीक है, जो कि इस संस्था का अध्यक्ष होता है। तो लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति 27 मार्च 2019 को की गई और इन 8 अन्य सदस्यों को जो है
लोकपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया है? 5 वर्षों का। तो अगर बात करें तो लोकपाल की जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, और इसको ध्यान में रखिएगा, तो लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। न्यायिक सदस्य कौन कौन है? जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। और गैर न्यायिक सदस्य जो है अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। इसके बाद लोकायुक्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 को वैधानिक रूप मिलने के पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त जो एक्ट 2013 था, इसको वैधानिक रूप मिलने से पहले ही कई राज्यों ने क्या किया कि अपने राज्य में लोकायुक्त को नियुक्त कर रखा था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ। कहां पर? 1971 में महाराष्ट्र में किया गया लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कहां किया गया था, कब किया गया था, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1971 में महाराष्ट्र में। उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में जो है पारित हुआ, लेकिन उसे 1983 में लागू किया गया। 2013 तक 21 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र, ये जो केंद्र शासित क्षेत्र है वो है दिल्ली। तो 21 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र यानी दिल्ली ने अपने यहां लोकायुक्त संस्था की जो है स्थापना की है। लोकायुक्त के जो विभिन्न पक्ष हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है ढांचागत विभिन्नताएं। ढांचागत विभिन्नताएं पहला पक्ष है। सभी राज्यों में लोकायुक्त की जो संरचना है एक समान नहीं है। जैसे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों के पदों को भी स्थापित किया गया है, यानी लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त को भी जो है रखा गया है। कहां कहां पर? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केवल लोकायुक्त पद की जो है स्थापना की गई है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में उप लोकायुक्त के पद को स्थापित नहीं किया गया है, सिर्फ लोकायुक्त है। पंजाब, उड़ीसा में अगर बात करें तो पंजाब, उड़ीसा में कई अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को लोकायुक्त से संबंधित अलग से विधि बनाने का सुझाव नहीं दिया था। तो यहां पे प्रश्न ये हो सकता है कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को लोकायुक्त से संबंधित अलग से विधि बनाने का सुझाव दिया था? तो नहीं दिया था। अगर बात करें तो नियुक्ति, तो जो लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो किस तरह से होती है? तो लोकायुक्त व उप लोकायुक्तों की जो नियुक्ति है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो संबंधित जो राज्य के राज्यपाल हैं, अगर जहां पर जिस राज्य में लोकायुक्त या उप लोकायुक्तों की नियुक्ति करना है तो वहां के राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करना अनिवार्य है। योग्यता क्या होगा? तो बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में लोकायुक्त के नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यताएं निर्धारित की गई है। इनका अधिकार क्षेत्र मतलब कि क्या होगा? तो देखिए, विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में जो है समानता नहीं है, विभिन्नता है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु को ध्यान में आप रखेंगे, ध्यान देने योग्य जो बातें हैं। पहला है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, यानी मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे में रखा गया है। तो कहां कहां पर मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के अधिकार से बाहर रखा गया है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में। और कहां कहां पर लोकायुक्त को मतलब कि मुख्यमंत्री को जो है लोकायुक्त के जांच के दायरे में रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में। मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के जांच अधिकार क्षेत्र में जो है रखा गया है। मंत्री और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों में जो लोकायुक्त के जांच अधिकार है, इन क्षेत्रों में इनके जो सीमाएं हैं, इन मतलब कि इन पे पड़ते हैं। कहां कहां पर? मंत्रियों पे, उच्च अधिकारियों पे। तो मंत्री और उच्च अधिकारियों को जो है सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में अगर बात करें तो जो लोकायुक्त का जांच अधिकार का जो सीमा है इन पर पड़ता है। और महाराष्ट्र में
पूर्व पूर्व मंत्रियों और कर्मचारियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा विशेष तौर पे कि जो पहले के पूर्व मंत्री हैं, पहले के मंत्री हैं और जो पहले के कर्मचारी हैं, इनको भी इसके दायरे में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश और असम राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के जांच के दायरे में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के जांच के दायरे में समाहित किया गया है। जांच प्रक्रिया, इसके बारे में देख लेते हैं। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक के द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत के आधार पर या स्वयं के संज्ञान से जांच प्रारंभ कर सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकता है। तो कहां कहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि कहां कहां पर अगर बात करें तो देखिए, जो जांच प्रक्रिया का जो अधिकार क्षेत्र है लोकायुक्त के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ मतलब कि जो अधिकांश राज्य हैं, अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक के द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत के आधार पर या स्वयं के संज्ञान के आधार पर जांच कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के लिए जो है स्वयं पहल नहीं कर सकता, स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता है। जांच क्षेत्र क्या है तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों और आरोपों के विषयों की जांच कर सकता है। तो जो लोकायुक्त है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में शिकायत और आरोपों के विषयों को जो है जांच कर सकता है, विषयों पर संज्ञान ले सकता है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में उसका कार्य भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की, यानी कुप्रशासन से संबंधित मामलों की। तो सिर्फ जांच से संबंधित मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित जांचों को ये मतलब कि देख सकता है, जांच कर सकता है। कहां कहां पर? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है। अन्य विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण प्रति वर्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक अगर बात करें तो व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है और लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य के जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं और वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित विषयों की फाइलों और दस्तावेजों की मांग कर सकता है। भारत में अभी तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगस्त 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक जो 2016 है इसको मंजूरी प्रदान की गई। तो 2016 के अगस्त के 2016 में, जो अगस्त महीना 2016 था, इस समय अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी गई और इससे लोक सेवकों के द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 क्या है तो इसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अगर सरकारी जो कर्मचारी हैं इनको पदभार ग्रहण करने के तिथि के 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों और लेनदारियों का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं अपने पद को जब ग्रहण करते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में अपने संपत्ति और देनदारी या लेनदारी जो है इनके विवरण अनिवार्य रूप से जो है देंगे और इसके अंतर्गत इनके पति पत्नी या आश्रित बच्चों की जो संपत्तियां हैं, देनदारियां हैं और लेनदारियां हैं ये भी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक लोक सेवक को प्रति वर्ष जो है 31 जुलाई के पहले उस वर्ष 31 मार्च तक जो है संपत्ति का विवरण घोषित करना होगा और उसका वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा। अधिनियम के निर्देशानुसार 31 अगस्त तक इस घोषणा से संबंधित बयान संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।